everyone, welcome to the channel. Let's crack 10th and 9th CBSE. How are you all? I hope you all are doing well and preparing well for your exam. This is your educator Urvisa Mishra and I am back again with that series top 10 questions directly from NCERT. इनमें मैं वो मुश्किल questions डाल रही हूँ जो NCERT से डायरेक्टली आ तो रहे हैं बट आप लोग उसका आंसर अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं दे पा रहे हैं जैसा देना चाहिए एंड स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दोज क्वेश्चंस. So I'm back again with the new chapter that is metals and non-metals का first part. I think I will be having 3 or 4 parts of this chapter because this chapter has already been reduced a lot. आपका हाफ से भी ज़्यादा चैप्टर रिड्यूस हो चुका है. तो जितना है उतना ही अभी हम लोग करेंगे जितना इस बार बोर्ड में आ रहा है बोर्ड 2021 में. उससे ज़्यादा अगर आएगा तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज अभी मेरा एम है इस 2021 वाले बच्चों के सेशन के लिए तैयार करवाना. सो गाइज यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी की डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू दीज कोर्सेज. आपको एवरीडे क्लासेस मिलती हैं आपके टॉप एजुकेटर्स द्वारा. आपके टॉप एजुकेटर्स आपको एवरीडे प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी जंग के लिए, यू नो, आपकी वो लड़ाई के लिए जिसमें हम सब आपके साथ हैं. वी ऑल आर प्रिपेयरिंग विद यू. हम लोग सब लोग आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं और इवन एजुकेटर्स की भी बात कर रही हूँ मैं क्योंकि हम लोग एवरीडे ब्रिंगिंग न्यू क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू एंड वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चन विद अलॉन्ग विद यू गाइज. सो अभी ये जंग की तैयारी हम सब लोगों की है. 2021 को क्रैक ही नहीं ब्रेक कर देना है गाइज. अगर आप मुझसे प्लस पे भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं क्योंकि अभी मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको एंड मैं स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लासेस है वहाँ पे आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ. स्पेशल क्लासेस इज फ्री फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. स्पेशल क्लास का कुछ क्लासेस का लिंक भी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का था. सो अगर आप वहाँ पे मुझसे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं प्लस पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. जितने भी मंथ का आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिए एंड अगर जितना भी आपका फीस स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें आपको डायरेक्ट 10% ऑफ मिल जाएगा. डायरेक्ट 10% ऑफ अगर आप मेरा ही रेफरल कोड अप्लाई करें दैट इज URVIZA. अगर आप मेरा ये कैपिटल URVIZA अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट 10% ऑफ मिलने वाला है अपने हर मंथ की फीस में. गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंड आज हम लोग करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फर्स्ट पार्ट. यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के NCERT से डायरेक्टली पूछे क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि वाई आर मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहे जाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहे जाते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने का क्या सही तरीका है, इस वीडियो को इस सीरीज को फॉलो करने का सही तरीका क्या है. जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसको आप उस वीडियो को वहीं पे पॉज कर दें और उसका आंसर खुद राइट करके फिर जो मैं आंसर आपको दिखाऊं उसके साथ मैच कराएं कि हाउ नियर यू आर और हाउ फार अवे यू आर फ्रॉम द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन so that you can analyze yourself because this is a recorded session, this is not a live session, so I won't be able to check your answer even if you write it in the live comments. so सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें because these questions have been picked directly from your board's question. ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन से डायरेक्टली पिक्ड क्वेश्चंस हैं एंड NCERT की बैक एक्सरसाइजेस से, NCERT की इवन आपकी थ्योरी से डायरेक्टली पिक्ड अप क्वेश्चंस हैं. सो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2021 बोर्ड्स के लिए फिर आने वाले किसी भी बोर्ड्स के लिए. सो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको वहीं पे स्टॉप करना है एंड जस्ट वॉच द होल, जस्ट राइट द होल क्वेश्चन देन वॉच द होल एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है. कभी भी कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन्स देने की बात करें अगर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो, तो यानी कि वो उस कौन सा नेचर दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देने के नेचर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहते हैं. आई नो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हमेशा हमें ये मतलब समझ में आता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए हम बहुत पॉजिटिव है. वी आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी अफर्मेटिव टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब होता है कि वो जिसके साथ भी वो अपना बॉन्ड वगैरह बनाते हैं most of the time they just donate the electrons. तो मेटल्स वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं. ऐसा क्यों होता है आपको पता है, जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखते हैं तो उसकी कोई एक आउटर मोस्ट शेल होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल्स होती हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स
4 से कम होते हैं, यानी कि 3 हुआ, 2 हुआ या 1 हुआ, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट को 8 बनने की लालसा होती है, हर एलिमेंट 8 बनना चाहता है। तो 8 बनने के लिए या तो इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं, या तो ये क्या करते हैं, मेटल्स क्या प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लेस, 8 से बहुत पीछे हैं ये, 3 2 1, अगर 3 को 8 बनाना है तो आपको किसी से 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। कैन यू सी दी एनर्जी डिमांड, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स यू नो इसको इनटेक करना इज अ वेरी हाई एनर्जी डिमांड। सो कोई भी एटम इतना हाई एनर्जी अपना लूज करने के लिए तैयार नहीं होता है इफ दे हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो दे वुड प्रेफर टू गिव देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं एंड दे बिकम स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम की बात करूं, वी ऑल नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड व्हेन आई अरेंज दिस, आई विल अरेंज दिस इन 2। सबसे पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। जब 2 और 8 चला गया तो बचा 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में सोडियम, अगर इसका अगर ये न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट में 2 आप डाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, 2 3 4 5 6 7 8, एंड सबसे आउटर मोस्ट शेल में आप डाल दें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को लूज करने के लिए काफ़ी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो वो हर एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही कहते हैं, एंड उसका उल्टा जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई भी नॉन मेटल्स, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर इज 8। व्हेन वी विल अरेंज इट, इसका अरेंजमेंट होगा 2 और 6, ठीक है। मतलब इसके दो शेल्स रहेंगे ऑक्सीजन के, ये न्यूक्लियस, ये दूसरा शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जितना आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से ज्यादा है, तो ये अपने आप को 8 बनाने के लिए इट जस्ट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट जस्ट नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इटसेल्फ टू बिकम 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जब ये किसी दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन्स छीन रहा है, ले रहा है, उसको कहा जाता है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर, यानी कि दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। सो इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे आई एम गोइंग टू शो यू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आई नो बहुत लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी आता था, बट फिर भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दी सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट। An electropositive element is one that has tendency to lose electrons. Electropositive elements वो होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जब भी कोई चीज अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव थिंग। तो जब अगर नेगेटिविटी एक जा रही है, उसके अंदर प्रोटोन ज्यादा हो जा रहा है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन हर एलिमेंट में बराबर होता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक प्रोटोन एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए हम इसके आगे प्लस लगाते हैं। सो इस जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड ये अपना एक पॉजिटिवली चार्ज आयन कहते हैं। इसीलिए सभी मेटल्स जो कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का हिस्सा होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 का हिस्सा होते हैं ज्यादातर मेटल्स। सो बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका उल्टा लिख देंगे, वाई आर नॉन मेटल्स नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज वन दैट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखेंगे तो जस्ट हैव टू मेक दिस लिटिल बिट चेंज, that has the electron that has the tendency to accept, sorry, not give, that has the tendency to accept electrons and form negatively charged ions। because नेगेटिवली क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो आप इसको कैसे कहते हैं, -2 या फिर -1, यानी कि मेरे पास भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसीलिए मैंने अपने ऊपर एक -1 लगा रखा है। ओके, सेकेंड इज नेम वन मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा मेटल बताओ, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन।
दिस इज सिंपली अ 1 मार्क क्वेश्चन, वो जो पीछे था वो 2 मार्क क्वेश्चन था. सो नेम एन एलिमेंट विच हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट. अगर लोवेस्ट भी पूछ लेता ना, लो की जगह, तो भी आप इसका नाम लिख सकते थे. इसका नाम है सीसियम. सीसियम क्या होता है? सीसियम का मेल्टिंग पॉइंट इज द लोवेस्ट अमंग्स ऑल द मेटल्स. सभी मेटल्स में सबसे लोवेस्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. इट इज 28 डिग्री. 28 डिग्री होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड इज नेम द मेटल विच इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ऐसा मेटल बताओ जो कि हीट का पुअरेस्ट कंडक्टर होता है. सो अगर मैं बात करूं गुड कंडक्टर की, पुअर की बात छोड़िए, पुअर की बात सभी कर रहे हैं, बुरे लोगों को बात से भी कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं आपसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल का होता है, आई नो यू विल बी एबल टू आंसर दिस. इसका बेस्ट कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में अगर आप जरा सा भी, अगर आप, इट इज द बेस्ट. अभी मैं क्या बताऊं, जरा से भी आप आग लगाएंगे तो उसके बाउंड्री तक पहुंच जाएगा. दिस इज जस्ट अ वियर्ड एक्सप्लेनेशन. दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. दिस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. एल्यूमिनियम जी सब चीज में बेस्ट है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इन केस ऑफ हीट ऑल्सो. देन पुअरेस्ट की अगर आप बात करें तो लेड एंड मर्करी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट यार. इट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की जगह अगर थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते तो भी द सेम आंसर वुड हैव डन. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. वो सभी 1 मार्कर क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन, बट गुड क्वेश्चन है. केरोसिन ऑयल में कौन सा मेटल स्टोर किया जाता है? कौन से मेटल को आप केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं? उसी को केरोसिन ऑयल में स्टोर करना पड़ेगा जो पानी में नहीं रह सकता. पानी से मिलते ही, पानी क्या इसका दुश्मन है? इवन ऑक्सीजन इसका दुश्मन है. सो इसका आंसर है सोडियम. यार सोडियम ऐसा मेटल है ना, ऐसा मेटल है कि मतलब इस जरा सा भी इस हवा में अगर इसको एक्सपोज कर दोगे तो इट विल कैच फायर वेरी इजिली. सो सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल as it is very highly reactive metal. If it is kept on in open air, it easily reacts with oxygen. अगर इसको ओपन एयर में छोड़ दो तो ये ऑक्सीजन के साथ easily react करके कैच कर लेता है फायर. Since kerosene is a mixture of hydrocarbon, it won't react with it. क्योंकि केरोसिन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन. इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की चेन होती है. There is no oxygen present here, so that is why it does not react here. सेकेंड है इट इज वियर्ड. इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं आता होगा. आई नो ऊपर वाले का आंसर, ए वाले का आंसर बहुतों को आता है, बट इसका आंसर आई एम 100% श्योर. जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा ही बच्चों को नहीं आता होगा. नेम वन नॉन मेटल विच इज स्टोर्ड अंडर वाटर. पानी के अंदर कौन से नॉन मेटल को, नॉट मेटल आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज बी केयरफुल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल. नेम वन नॉन मेटल विच इज स्टोर्ड अंडर वाटर. शैल आई गिव यू द हिंट. अच्छा ये ऐसा है, मतलब ये कैच करता है फायर. इसको आप बम बनाने में यूज करते हो, बम बनाने में यूज करते हो. इट इज यूज्ड इन मेकिंग बॉम्ब. सो व्हेन इफ यू फेलिंग टू आंसर इट, बहुत सारे बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं. सो इसका आंसर है वाइट फॉस्फोरस. एक्चुअली सिर्फ फॉस्फोरस आप लिख सकते हैं, बट वाइट फॉस्फोरस स्पेसिफिकली इफ आई आस्क यू, बिकॉज इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग what we call that, bombs and all. So it is because it can be dangerously reactive when exposed to air and result in spontaneous ignition. White phosphorus must always be kept under water. This is because it can be dangerously reactive when exposed to air and result in spontaneous ignition. Fifth question. Write the electron dot structure for potassium and chlorine. पोटेशियम एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं. इवन दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड देन उसका बॉन्डिंग किसी के साथ बनाने के लिए पूछेंगे. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तीनों पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं. शो द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इसकी फिर एंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होते हुए इसका पे बनाइए आप. And then C is name the ion present in compound KCl, that is potassium chloride.
So these all are the three parts of one question, one simple question, and इनके answer is also very simple. Whenever you are asked to write the electron dot structure, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, आपको सबसे outer most shell में जितने electrons है ना वो लिख दो. If they are asking, अगर आप बनाना चाहो तो shells ऐसे बना लो, but they won't mind if you are just drawing the outermost shell का electron. अगर आप पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 को अगर आप ड्रॉ करें, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी में 1 बच जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगाया है. क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2, 8 और लास्ट में बचता है 7, बिकॉज 8 से ज़्यादा नहीं लगा सकते. इसी वजह से यहाँ पे ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे 9 लिख देते, नहीं. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 ऐसे लिखते हैं. अभी आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है. आपको पता है कि कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में, बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड के केसेस में मेटल को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा एंड क्लोरीन को दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. तो पोटेशियम को स्टेबल होना पड़ेगा सबसे पहले. तो ये जो आखिरी का इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको हमेशा बताया कि 4 से अगर कम किसी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट विल अल्टीमेटली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. तो ये जो पोटेशियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसके आगे लिखा है पोटेशियम एक K का प्लस बन गया, क्योंकि अभी इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से. तो अभी ये एक प्लस हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन लूज करते ही जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतने प्लस लगा देते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इसने 1 प्लस लगाया है. अच्छा, 2 प्लस का मतलब ये नहीं K प्लस प्लस लगा दोगे, 2 प्लस का मतलब K2 प्लस लगा दोगे तुम, ठीक है, या फिर K प्लस 2 लगा देते हैं अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज होता तो. बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, साफ कर देते हैं इसको. एंड क्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन गाइज, इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो क्लोरीन का नेगेटिव. देन whenever it will form the bond, तो क्या होगा? पोटेशियम प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोरेट. ये इसका प्लस साइन इसके पास गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया. इसके पास क्या था यार? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो क्लोरीन क्यों ही मना करेगा, इसको तो चाहिए कोई, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन, ताकि ये पूरा कंप्लीट 8 हो जाए. सो दैट इज वाई इट जस्ट सिंपली गेन द इलेक्ट्रॉन. इसने सोचा कि यार ये पोटेशियम पागल है और इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने में, तो चलो यार हम लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं, मेरा क्या ही जा रहा है. लेट अस मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस. तो पोटेशियम क्लोराइड एंड इसको अगर आप आयंस पूछेंगे तो इसमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऐसा बना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन गया, तो दीज आर दी 2 आयंस. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन. What are amphoteric oxides? Now guys, this is a very important question. Many of you have asked me before, and many of you, but first let us understand what are amphoteric metals. सबसे पहले आपको इसका आंसर जानने की सबसे पहले जरूरी है आपको एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं. ऑक्साइड्स छोड़ दीजिए. I know this area has not been discussed in a very detail in your NCERT or in any book. But if I give you a simple definition of amphoteric metals, simple definition एक amphoteric metal की क्या होती है? चाहे बच्चों उसका ऑक्साइड हो, चाहे वो किसी भी चीज के साथ हो, चाहे वो उसका सॉल्ट हो. जिंक इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक थिंग, तो जिंक भी होगा, ठीक है. तो इसका क्या काम होता है? ये अगर कभी भी या तो ये मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट कर देंगे, दोनों के साथ रिएक्ट करके, लेकिन ये क्या बनाएंगे? सॉरी, बेसिस एंड एसिड के साथ कर लीजिए आप. ये इनका क्या काम होता है? जो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स, ये एसिड और बेसिस के साथ हमेशा ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन रिलीज करेंगे. यानी कि जो बेसिस के पीछे का जो OH लगा होता है ना, उसका भी हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा, और जो एसिड के आगे जो H लगा होता है ना, उसका भी हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा. लेट मी शो यू हाउ. जिंक के बारे में आपने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट जिंक? ठीक है, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl और H रिलीज करता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट बहुत एब्सर्ड लगता है जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Na2ZnO2 बनाता है.
सोडियम जिंकेट का सॉल्ट बनाता है, बहुत एब्सर्ड लगता है, मजा ही नहीं आता है, लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस। तो यही डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री में एक एम्फोटेरिक मेटल की। दिस इज द डेफिनेशन। अगर कभी भी किसी भी एम्फोटेरिक मेटल के बारे में जानना हो कि क्या होता है एक एम्फोटेरिक मेटल, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक मेटल। यानी कि जब भी आप किसी भी एम्फोटेरिक मेटल के साथ एसिड या फिर बेसिस रिएक्ट करोगे तो ये हमेशा हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करता रहेगा। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी सम सिंपल कि कितने एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो गाइस देयर आर 6 एम्फोटेरिक मेटल्स, बट बिफोर गोइंग ऑन टू दिस लेट अस कम बैक टू द एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन। In chemistry, an amphoteric compound is a molecule or ion that can react both as an acid and as a base, जो कि एक एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है एंड एक बेसिक की तरह भी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which can react as both as an acid and as a base. Give 2 example of amphoteric oxides. तो आप लिख सकते हैं जिंक का ऑक्साइड एंड यू कैन ऑल्सो राइट, देखो कॉपर की ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लेकिन अगर कॉपर को आप देखेंगे तो ये सिंपली इसको एक एम्फोटेरिक मेटल नहीं कहा जाता है। एम्फोटेरिक लेड की ऑक्साइड लिख दीजिए, ठीक है, लेड की ऑक्साइड लिख दीजिए। सो लेट मी गिव यू दी explanation how many amphoteric oxide नहीं, how many amphoteric metals are there. So there are basically 5 amphoteric metals, but उसमें बेरिलियम भी एक आ जाता है, बट दिस इज अभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, बेरिलियम को इतनी जगह इंक्लूड नहीं किया जाता है, 5 तो मेजर हैं। लेट अस सी द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कौन कौन से, एंड इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगी। सो डो नॉट वरी कि यार एम्फोटेरिक भी मेटल याद करने पड़ेंगे। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एम्फोटेरिक मेटल नहीं पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTSC और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे एसिडिक पढ़ के आते हैं, बेसिक पढ़ के आते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक कोई नहीं पढ़ के आता है। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, एम्फोटेरिक का है सबकी आस सुनो प्रभु अल्लाह, दैट इज SB SN AS ZN सुनो प्रभु अल्लाह एल्यूमिनियम, दैट इज SB is antimony, SN is tin, AS is arsenic, ZN is zinc and aluminium is Al is aluminium। तो ये सिंपली 1 2 3 4 5 6 हो गए, बट ये मेजर आपके क्या कहते हैं, दिस इज मेजर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। अगर आप इसको फिर से पूछना चाहेंगे तो मैं इसको लिख के भी दिखा सकती हूँ। दैट इज सब जन यानी कि लोग जो होते हैं, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब जन की, सब में भी S भी लगा दो, ये लगा दीजिए आप, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह इज दी ट्रिक। सब जन की छोड़ दो, आस सुनो प्रभु अल्लाह, दिस इज द मेजर एम्फोटेरिक मेटल गाइज। मैं बता देती हूँ, उनकी जो ऑक्साइड भी होगी ये भी एम्फोटेरिक नेचर की होगी। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है, लेड की ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है, SN यानी कि टिन की ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है, आर्सेनिक की, जिंक की एंड एंटीमनी की। SB इज एंटीमनी, 18 सो गाइज दिस इज द सिंपल ट्रिक, आई नो यू गाइज आर लाइकिंग इट अ लॉट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एसिडिक ऑक्साइड। इनमें से एसिडिक ऑक्साइड चूज करो, बेसिक ऑक्साइड चूज करो, न्यूट्रल ऑक्साइड चूज करो। तो आपको पता है जब भी मेटल होता है, मेटल देखो, मेटल बच्चों, मेटल जो होता है ना आपके पीरियोडिक टेबल में, पीछे चलते हैं एक बार, ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप होता है ना, ये सभी मेटल हो रहे हैं, ये सभी मेटल हैं, समझ गए। इवन ये जो 13 ग्रुप का ये जो ब्राउन वाले छोड़ के बाकी सभी मेटल हैं, समझ रहे हो, ये सभी मेटल हैं। सो आप लोगों को इसमें से ये बात जाननी है कि जब भी हम फर्स्ट 2 ग्रुप की बात करते हैं तो एल्काली होता है, तो ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर की होता है। मेटल्स आर ऑलवेज बेसिक, तो इनकी ऑक्साइड भी बेसिक ही होती है। अगर मैं बेसिक चूज कर लूँ सबसे पहले, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलो मैं बेसिक के ऑक्साइड को ब्लू कलर से सर्कल कर देती हूँ।
सो इसमें से बेसिक मेरा ये है सोडियम, और मेरा बेसिक है मैग्नीशियम, और मेरा बेसिक नाइट्रोजन नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ एसिडिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा है। न्यूट्रल पहले बता देती हूँ, न्यूट्रल को मैं रेड से कर रही हूँ। हाइड्रोजन का ऑक्साइड, यानी कि वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड यार, न्यूट्रल, ठीक है। नाउ अगर आप बात करें कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये तो यार एसिडिक है, बिकॉज दे आर नो नॉन मेटल्स। तो ये पीले कलर से मैं नॉन मेटल्स को कर देती हूँ। नॉन मेटल्स आर एसिडिक। सो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दे आर ऑल एसिडिक, दे आर ऑल एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड आर ऑलवेज एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक। ना अभी आपको यहाँ पे मेरी ट्रिक काम आने वाली है बहुत ज्यादा। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है। क्या है? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये है 6 एम्फोटेरिक मेटल्स, इनकी ऑक्साइड भी मैं, इनमें देखो कौन कौन सी। एल्यूमिनियम आ गया आपका एम्फोटेरिक, फॉस्फोरस है, ये लेड नहीं है, गलत मत कर देना। जन भी आ गया इधर, बाकी ये सभी लोग नहीं है एम्फोटेरिक। ये क्या है? एसिडिक है। ये क्या है? बेसिक है। ये भी क्या है? एसिडिक है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो एसिडिक। सो गाइज, आई होप दिस ट्रिक इज हेल्पिंग यू एंड दिस ट्रिक विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। अभी आप लोगों को एम्फोटेरिक मेटल के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। बस ये जान लो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन ही रिलीज करते हैं, एंड बेसिक के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड नहीं रिलीज करते हैं, वहां पे भी हाइड्रोजन ही रिलीज कर रहे हैं। Seventh question is good question. Let us see what it says. What type of oxides are formed when non-metals react with oxygen? जब भी non-metal react करता है ऑक्सीजन के साथ तो कैसा रिएक्टेंट, कैसी ऑक्साइड बनती है? non-metals means पीरियोडिक टेबल में जो आपका 14, 15, 16 एंड 17 ग्रुप है। 17 वाले को हेलोजन भी बोलते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर नॉन मेटल। हेलोजन होने से वो नॉन मेटल की श्रेणी से नहीं हट जाएगा। इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल है और तो वो हेलोजन भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंसान के दो नाम भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो उर्विजा एंड पिज्जा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द सेम, दिस इज ऑल्सो द सेम केस। क्या होता है जब कभी भी नॉन मेटल्स के साथ ऑक्साइड्स व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया? मैंने अभी आपको बताया नॉन मेटल्स एसिडिक होता है नेचर में, तो वो ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, अगर कार्बन इज अ नॉन मेटल, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, it is forming an acidic oxide, that is carbon dioxide। बट एक्सेप्शन है एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो ये H2O बनाएगा ना, तो ये एसिडिक नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर यार, एक्सेप्शंस तो 4 रहते ही रहते हैं। बट इसका आंसर है कि वेन एवर नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट इज गोइंग टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ओके, बी पार्ट, what type of oxides are formed when metals combine with oxygen? किस तरीके का ऑक्साइड्स बनेगा जब मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड? किस तरीके का ऑक्साइड्स बनता है जब मेटल्स रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ? बताइए। अभी तो नॉन मेटल के बारे में आपने बताया, मैंने आपको बताया था मेटल क्या होते हैं। मेटल्स आर एल्कलीन। एल्कलीन मतलब इसका जुड़वा भाई जो इसका दूसरा नाम है, दैट इज उर्फ। एल्कलीन उर्फ बेसिक, उर्फ 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 व्हाट उर्फ, इसके ज्यादा इसके आगे कोई उर्फ नहीं है इसका। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल बता दो यार, कोई भी इसका ऑक्साइड बता दो यार। सोडियम का ऑक्साइड बता दो, और क्या रह गया? whenever metal reacts with oxygen it is form metal का ऑक्साइड which is basic oxide। एग्जांपल कौन सा लाए? ओके, सोडियम का ही आया, तो सोडियम का ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम का भी ले आते हैं ना, तो हम डरने वाले नहीं थे, बट मैग्नीशियम की भी 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी होती है, इसलिए इसके आगे 2 वो नहीं लगाते हैं। एमजी एक्टर, सो MgO लगा दोगे आप, दैट इज मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। Now, so many of you will ask कि मैम जिंक भी तो है, जिंक भी तो मेटल है, बट इसका जो ऑक्साइड आपने बताया अभी कि इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ऐसा क्यों भेदभाव क्यों किया आपने? बिकॉज यार कुछ एक्सेप्शंस तो रहती है ना हमेशा, ये इनकी प्रॉपर्टीज देखी गई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफरेंट होती ही होती है। इट इज, यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग। जो अलग है वो बताया जा रहा है, किताबों में बताया जा रहा है, जो चीजें अलग है, जो चीजें डिस्कवरी से पता चल रही है, वी आर नॉट हाइडिंग दैट फ्रॉम यू गाइज, राइट।
सो डोंट वरी अबाउट इट। एम्फोटेरिक के बारे में आपको पता चल चुका है। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। And okay, that was not my first of all I should clarify that was not my trick. I have one of my teacher told me this trick, so that is what I have shared that with you. मेरी किसी टीचर ने मुझे ट्रिक बताई थी, मेरी केमिस्ट्री टीचर ने, एंड आई स्टिल हैव नॉट फॉरगॉटन दैट ट्रिक, और इसलिए मैंने वो आपको शेयर की। इट इज नॉट माई ट्रिक, ओके। आई डोंट वांट टू टेक द अनड्यू claim of any good tricks. This is not my trick. So guys, thanks for watching. We have done this amazing series, and we have been able to reach till this much, and I am sure that you guys are really getting helped by this series. और बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को, एंड नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। थोड़ी आपको लग रहा होगा स्ट्रेस कम हो रहा है ना? जो स्ट्रेस था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थे, वो भी खत्म हो रहा है, बिकॉज उर्विजा मैम इज देयर, एंड व्हेन उर्विजा मैम इज देयर, so you do not want to worry about anything. So guys, meet you all tomorrow at 4 p.m. तब तक के लिए bye bye. See you all in special classes. I am taking 3 to 4 special classes every day. आपको पता है मैं 3 से 4 स्पेशल क्लासेस में, मतलब मैं थक चुकी हूँ इतनी स्पेशल क्लासेस ले लेके, बिकॉज यार यूट्यूब पे ना वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट थ्रू सो मेनी ऑडियंस, बट ऑन अनअकैडमी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, मतलब 1000-2000 बच्चे हैं वहाँ पे। तो आई फाइंड इट मोर इन अ गुड मैनर। मैं वहाँ पे कनेक्ट हो पाती हूँ, सब लोगों से चैटिंग कर पाती हूँ, बिकॉज अनअकैडमी में ना चैटिंग के एक अलग ही फीचर्स है। टीचर्स के साथ, आप स्टूडेंट के साथ एक अलग तरीके से कनेक्ट हो सकते हो, और बदतमीज लोगों को मैं वहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक भी कर देती हूँ, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। तो अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। एवरी डे आई एम टेकिंग क्लासेस। अभी मैं 12:30 बजे की रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ, एंड 6:30 की भी आई एम टेकिंग एवरी डे क्लासेस। तो ये अभी मेरा मेन टाइम चल रहा है। यहाँ पे मैं अभी रिविजन बैच अक्टूबर में लॉन्च करने वाली हूँ। स्पेशल क्लासेस के रिविजन बैच में मैं क्या कराऊंगी, I will be doing some kind of good revision series chemistry and physics की, because biology में already plus में पढ़ा रही हूँ, तो biology I will not be teaching you in plus स्पेशल। अगर आप प्लस पे मुझसे बायोलॉजी से भी कनेक्ट होना चाहते हो तो प्लस के लिए सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन लिंक पे जाओ और अप्लाई करो मेरा ही रेफरल कोड, दैट इज कैपिटल URVIZA। इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और आप मेरी क्लासेस का लुत्फ भी उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू ऑल टुमारो।